तो जैसे कि हम जानते हैं, मिंग ने 4 फेमस रेस्टोरेंट को ओपन चैलेंज कर दिया था खाना बनाने का कि कौन सबसे अच्छा खाना बनाता है। तो ऑब्वियसली उसमें जीतता भी मिंग है, बिकॉज मिंग ने यहाँ पे एक ट्रिक लगाई थी। मिंग का खाना बहुत ऑयली था और उसने सबसे पहले जजेस को वो खाना खिला दिया था, जिसकी वजह से जजेस को दूसरे शेफ का खाना उतना टेस्टी नहीं लगा और उस गुमनाम सी जगह में मिंग का रेस्टोरेंट चलने लगा। यहाँ मिंग चैंग को फिर शादी के लिए प्रपोज करता है, बट चैंग उसको फिर से टाल के भाग जाती है। ज़ुवू वकील से चैंग का पता करने आई होती है कि उसका कुछ पता वगैरह लगा, बट उसे वहाँ पर पता लगता है कि चैंग की तो एक छोटी बहन भी है। तो चैंग की छोटी बहन गजिन की दिमाग की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो अपने आप को लंगूरी सोचने लगी थी और खुद से प्यार करने लगी थी, और ये बात का ज़ुवू को पता लग जाता है एंड वो उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती है। उसको ये था कि अगर चैंग डिमोन है तो उसकी छोटी बहन भी डिमोन होगी, एंड वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है। बट उसे समझ आ जाता है कि इसकी छोटी बहन गजिन ये डिमोन नहीं है। गजिन अपने आप को अपने लवर के रूप में कन्वर्ट करना चाहती थी। इस बात का ज़ुवू फ़ायदा उठाती है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि मैं गजिन की सर्जरी कर उसे लड़की से लड़का बना रही हूँ। एंड गजिन के फादर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट गजिन उन्हें भी नहीं पहचानती। गांव में चैंग लंगूर से टकरा जाती है और यहाँ पर हमें लंगूर की सच्चाई का पता लगता है। एक्चुअली लंगूर तो गजिन को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए, बट जब उसे पता चला कि उसे बीमारी हो गई है और वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता, इसलिए वो उसने सारा नाटक करा था गजिन को खुद से दूर करने के लिए। बिकॉज जब उसने गजिन से ये बात पूछी थी, मैं मर गया तो तुम क्या करूँगी, जिस पे गजिन ने बोला था कि मैं भी मर जाऊँगी। इस बात के डर से उसने ये सारा नाटक करा था ताकि गजिन उससे दूर रहे। सारी बात बताकर लंगूर चैंग को बोलता है कि ये बात अपनी छोटी बहन को मत बताना, और साथ में वो उसको एक मोती के इयरिंग्स देता है जो एक टाइम पे गजिन को पसंद आए थे, बट महंगे होने के कारण उसने मना कर दिया था लेने से। चैंग को भी न्यूज़पेपर के थ्रू बात पता चल जाती है कि उसकी छोटी बहन सर्जरी करवाने वाली है, एंड उसे पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा ज़ुवू का होगा। फिर क्या था, दोनों न्यूज़ रिपोर्टर बनकर उसके हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं और ज़ुवू ने देखकर पहचान जाती है, और मौका देखते ही ज़ुवू चैंग की छोटी बहन को अपने साथ कार में कहीं और लेके जाने लग जाती है। और यहाँ पर मिंग भी उसका पीछा करने लग जाता है चैंग के साथ, बट मिंग की बाइक थोड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए चैंग भागकर इस कार का पीछा करने लग जाती है, बिकॉज उसे पता था कि ज़ुवू उसकी छोटी बहन को कहाँ लेके जाएगी। यहाँ चैंग की छोटी बहन पर तो लड़का बनने की भूत सवार हुई होती है और उसको ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि ज़ुवू उसको हर्ट करने वाली है। एंड जैसे ज़ुवू से हर्ट करने वाली होती है, चैंग अपनी छोटी बहन को बचाकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है एंड उसको होश में लाने की कोशिश करती है कि बेवकूफ़ तो मेरी बात सुन भी रही है। एंड वो उसको लंगूर के इयरिंग्स दिखाकर उसको लंगूर की सारी सच्चाई बताती है, और यहाँ पर उसकी छोटी बहन उस इयरिंग को देखने लग जाती है, बट फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो एक पिंजरे में ट्रैप हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी कुत्ते थे जो उस पर अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ ज़ुवू इतने बेरहमों की तरह हंस रही होती है कि चल इतना डेंजर देखकर इसकी छोटी बहन भी डिमोन में चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पर चैंग काफ़ी रो रही होती है एंड उसका वो मार्क शाइन करता है और एकदम से वो अपने डिमोन फॉर्म में आ जाती है और उस पिंजरे को तोड़कर वहाँ सभी कुत्तों को भगा देती है। बट इतने में ज़ुवू चैंग के इस रूप की फ़ोटोज़ खींच लेती है ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो डिमोन है। बट इतने में बहुत देर हो चुकी होती है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी, उसकी छोटी बहन मर चुकी थी, और इस बात का चैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो ज़ुवू को मारने के लिए उसके पास जाती है, बट वो अपने आप को पिंजरे में ट्रैप कर अपनी जान बचा लेती है। फिर यहाँ पर चैंग क्या करती है, अपनी छोटी बहन को उठा के लेके जाती है और उसे दफना देती है। ज़ुवू उन फोटोज़ का प्रिंट निकाल कर जा रही होती है, बट इतने में उसे मिंग रोकता है कि चैंग कहाँ पर है, बट इतने में वहाँ पर चैंग आती है एंड वो ज़ुवू की कार को एक ही हाथ से रोक देती है और अपने डिमोन फॉर्म में आ जाती है, लाइक बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है। एंड इतना कुछ देखकर भी मिंग चैंग को रोकता है, उसे शांत करता है, लाइक वो उसकी डिमोन फॉर्म देख के डरता नहीं है, बट इसी चक्कर में ज़ुवू वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। मिंग चैंग को शांत कर रहा होता है, बट वो बेहोश हो जाती है, और जब उसको होश आता है तो वो रोने लग जाती है कि तुमने मेरी डिमोन फॉर्म भी देख ली और उस ज़ुवू ने मेरी छोटी बहन को मार दिया, मैं उसको जान से मार दूंगी। बट मिंग उसे रोकता है, शांत करवाता है, बट चैंग उसे बोलती है कि उसने मेरी डिमोन फॉर्म की फ़ोटोज़ भी देख ली, अगर दुनिया के सामने वो मेरी फ़ोटोज़ ले आएगी तो मैं क्या करूँगी। बट मिंग उसे शांत रहने का बोलते हैं कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम शांत रहो। ज़ुवू एक मीडिया वाले के पास जाती है चैंग की सच्चाई लेकर कि इसको छापो ताकि मैं अपने फादर की इनोसेंस साबित कर पाऊँ कि वो सच बोलते थे कि डिमोन्स हैं। बट वो मीडिया वाला उसे अपने एक फोटोग्राफर फ्रेंड के पास लेके चला जाता है एंड वो उसकी फ़ोटो को एडिट करके बता देता है कि पंख तो मैं तेरी फ़ोटो पे भी लगा सकता हूँ। एंड वो उसे बताता है, अरे ये कैमरा मैन, लाइक अभी तक इसका नाम नहीं बताया, एक बोलता है कि मैं डिमोन हंटर हूँ एंड तुम भी मेरे में शामिल हो जाओ, हम शंघाई में जितने भी डिमोन्स हैं उनको मार देंगे। ज़ुवू वहाँ से चली जाती है बिकॉज उसको डिमोन्स मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, चैंग की सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाने में इंटरेस्ट था, बिकॉज वो अपने फादर की इनोसेंस साबित करना चाहती थी। इसलिए वो एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाती है एंड उसमें वो चैंग की सच्चाई बताने लग जाती है कि ये देखो डिमोन्स रियली में एग्जिस्ट करते हैं। बट इतने में मिंग अपने फ्रेंड की हेल्प से वहाँ पर ज़ुवू को अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। ज़ुवू जिन मीडिया वालों को चैंग के डिमोन होने की सच्चाई चीख के बता रही थी, वो बाद में पुलिस वाले ही निकलते हैं, बिकॉज ये सारा सेटअप मिंग का ही होता है, उनको वहाँ मीडिया वाले बनाकर भेजना। एंड यहाँ पर मिंग का फ्रेंड भी उससे पूछने लग जाता है कि चैंग क्या सच्ची में डिमोन है, बट मिंग उसे चुप करवा देता है कि मत पूछ, कि तेरे को मेरे पे यकीन है ना, बहुत है।
इतने टाइम बाद चैंग अपने घर आई होती है। इस बात से उसके फादर खुश होते हैं बट सैड भी होते हैं बिकॉज उनको ऑलरेडी पता लग गया होता है कि उनकी छोटी बेटी मर चुकी है। सडनली बात करते करते चैंग के फादर उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ चेंज लग रहे हैं कि नहीं। एंड यहाँ चैंग के फादर चैंग को अपने और उसकी मम्मी की लव स्टोरी बताने लग जाते हैं। स्टोरी अब पास्ट में चलेगी तो ये उस टाइम की बात है जब राजा महाराजाओं का राज था और उस टाइम चैंग के फादर यानी कि दिए महल के एक छोटे से गार्ड थे और उनके राज्य को एक रानी चलाती थी। और जो ये रानी थी ये अपने राज्य को लेके बहुत टेंशन में थी बिकॉज हर जगह लाइक चारों ओर ना लड़ाइयाँ चल रही थी, जापान की, फ्रांस की, लाइक हर जगह। तो रानी अपने सेवक को कहकर पहाड़ से उनको बुलवाती है जो उनके दादा परदादा के टाइम से उनकी ब्लड वेन को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, जो कि चैंग की मॉम रूफेंग होती है जो अपनी दादी के साथ महल में आती है। और उसकी नीली आंखें देखकर दिए तो पिघल जाते हैं यानी कि चैंग के फादर। जब भी महल बंद हो जाता था तो रूफेंग हमेशा महल में घूमती रहती थी और चैंग के फादर यानी कि दिए हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश करते थे बट वो पलक झपकते उनकी आंखों से गायब हो जाती थी। बट एक बार तो रूफेंग दिए को कन्फ्रंट कर देती है कि हाँ तुम मेरा पीछा करते रहते हो, लाइक क्या प्रॉब्लम है। बट दिए उसे कुछ बोलता बट इतने में रूफेंग उसे लेकर नदी में कूद जाती है, लाइक जो पानी होता है उसके अंदर जाकर वो किसी अलग सी गुफा जैसे एरिया में निकलते हैं। और यहाँ रूफेंग दिए को बताती है कि हम इनकी ब्लड वेन को शुरू से ही ना प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं बट इसमें वेन में थोड़ी खराबी आ गई है, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, कहीं पे ये गुफा ढह ना जाए, इसलिए तुम वहाँ दरवाजे पे जाके ध्यान रखो और जैसे गुफा ढहने लग जाएगी तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और रूफेंग अपनी पावर से उस रॉयल वेन को ठीक करने लग जाती है बट उसे पता था कि ये वेन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है एंड वो ठीक नहीं होगी। बट स्टिल वो अपनी पावर से उसको ठीक करने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो गुफा टूटने लग जाती है। पर वहाँ पर दिए अकेले नहीं भागता, वो स्टिल रूफेंग को आवाज़ दे रहा होता है एंड रूफेंग उसे लेकर अपने साथ बच के निकलती है। एंड वो इस बात से बहुत इम्प्रेस होती है कि दिए उसको अकेले छोड़कर वहाँ से नहीं आया, उसने उसके आने का वेट करा। रॉयल वेन को प्रोटेक्ट करने के पीछे बहुत स्टोरी है बट उसमें से ये स्टोरी एक ये है कि अगर रॉयल वेन को कोई अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा ना तो उस राज्य में कभी भी कोई आक्रमण नहीं होगा या कभी भी कोई बुरी चीज़ें नहीं आएगी, लाइक समथिंग लाइक दैट। लाइक गूगल पर छानबीन कर मेरे को तो ये पता लगा, पर अगर रॉयल वेन की किसी और को ये बात पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर ताकि मुझे भी इस बात की नॉलेज हो। इस इंसिडेंट से चैंग की मॉम चैंग के फादर से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी कि अच्छा इंसान है। और चैंग के फादर चैंग की मॉम को हमेशा प्रिंसेस बोलते थे बिकॉज वो प्रिंसेस थी। और यहाँ चैंग की मॉम तिकड़म लगा के चैंग के फादर को कमांडर बना देती है सभी सैनिकों का। और सभी सैनिक चैंग के फादर से काफ़ी खुश होते हैं और उसे एज अ कमांडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्चुअली इसके पीछे भी चैंग की मदर का ही हाथ होता है, उन्होंने चैंग के फादर के नाम से सभी सैनिकों की हेल्प की होती है जिसकी वजह से सभी सैनिक चैंग के फादर को बहुत प्रेज करते हैं। चैंग के फादर दिए आधे शौक में होते हैं कि उनके साथ ये हो क्या गया। एंड जब वो घर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि राजकुमारी उनके घर पे आके उनकी मॉम से गप्पे मार रही है। एंड उसकी मॉम भी काफ़ी खुश होती है कि बेटा तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे होगी कि रानी हमारे घर है। और रानी उन्हीं के कपड़े लेकर धोने लग जाती है यानी कि चैंग की मॉम। और इस पूरे एपिसोड में ना मेरे को चैंग के फादर के एक्सप्रेशन ना बहुत फनी लगे, लाइक वो एकदम हैरान हो जाते थे। वो राजकुमारी रूफेंग को कपड़े धोने से मना करते हैं एंड यहाँ पर रूफेंग फाइनली बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड चैंग के फादर दिए भी बोल देते हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और दोनों साथ मिलकर कपड़े धोने लग जाते हैं। बाद में रूफेंग को पता लगता है कि रानी ने उसकी शादी अपने किसी रिश्तेदार से तय कर दिया एंड वो अपना स्टैंड ले नहीं पाती। अरे राजा महाराजाओं के टाइम पे कौन अपना स्टैंड लेता था, जो भी अपना स्टैंड लेता था राजा उसका सिर कलम करवा देते थे या राजा रानी। रूफेंग को तो समझ आ जाता है कि वो रानी के ऑर्डर्स के खिलाफ जा नहीं सकती, शादी तो उसे करनी पड़ेगी। बट उससे पहले वो चैंग के फादर के पास जाती है, उन्हें इशू करती है और चैंग के फादर भी चैंग के मॉम के कान में एक मार्क देख लेते हैं। एंड यहाँ चैंग की मॉम अपने आप को पूरी तरीके से चैंग के फादर को सौंप देती है। चैंग के फादर दिए इस बात से बहुत खुश होते हैं एंड वो स्टिल बोल रहे थे कि हम अपने रिश्ते को कुछ ज़्यादा स्पीड से आगे लेके जा रहे हैं। एंड वो शादी करने के सपने सजाने लग जाते हैं। बट यहाँ पर जब रूफेंग उन्हें अपनी शादी के बारे में बताते हैं तो चैंग के फादर के दिल के टुकड़े हो जाते हैं कि मैं क्या था अगर तेरे को शादी किसी और से करनी है। बट रूफेंग उन्हें समझाती है कि मैं अपने आप को जस्ट अपने प्यार को ही देना चाहती थी और टेंशन मत लो, मेरी जिससे भी शादी होगी मैं उसे कभी अपने आप को टच नहीं करने दूँगी। बट चैंग के फादर वहाँ से सैड होते हुए चले जाते हैं। चैंग की मॉम की डोली यानी कि रूफेंग की डोली उनकी आंखों के सामने से जाती है बट वो स्टिल कुछ नहीं कर पाते, लाइक उस शादी को रोक नहीं पाते। उस दिन के बाद चैंग के फादर 3 दिन तक नहीं सोते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है कि रूफेंग के पति की तो मौत हो गई है, इसलिए वो भागते हुए रूफेंग के पास पहुंचते हैं कहीं वो ठीक तो है कि नहीं। और रूफेंग जैसे दिए को देखते हैं वो उसे हक कर लेती है और उसे बताती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा, अपने कर्मों की वजह से वो मर गया और अगर तू भी मुझे अपने साथ नहीं चाहता तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मैं भी मर जाऊंगी। बट दिए उसे रोक लेता है कि ऐसा क्यों कर रही है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ।
एंड रूफेंग भी दिए को यही बोलती है कि मैं अपने इस जन्म के लिए जस्ट तुझसे बिलोंग करती हूँ। फिर क्या था, दोनों महल की नज़रों से बच के एक दूसरे के साथ मिलने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड उसका रिजल्ट ये आता है कि बाद में रूफेंग प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे महलों में तो दीवारों के भी कान होते हैं, ये बात रानी तक भी पहुँच जाती है। एंड इस बात से रानी रूफेंग पर गुस्सा होती है एंड वो बोलती है रूफेंग को कि मेरे महल के बाहर जा और घुटनों पे खड़ी हो जा, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। बट रूफेंग की दादी उसे बचाने के लिए आती है कि यहाँ से भाग चलते हैं। बट यहाँ पर रूफेंग बोलती है कि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मैं दिए को भी अपने साथ लेके जाऊँगी। वहाँ पर दिए को भी रानी के सैनिकों ने पकड़ के रखा था। इस सिचुएशन में रूफेंग की दादी को रानी से बात करने के लिए जाना पड़ता है। पर जैसे वो उनसे बात करने के लिए जाती है, उसके थोड़ी देर बाद रानी का फरमान आ जाता है कि रूफेंग और दिए एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। एंड फिर क्या था, दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी होने के बाद रूफेंग अपनी दादी से अकेले में बात करने जाती है, तो वो क्या देखती है कि उसकी दादी काफ़ी बीमार लग रही है, काफ़ी कमज़ोर लग रही है। एंड उसे पता लगता है कि रानी ने उसकी दादी की सारी एनर्जी रॉयल वेन को ठीक करने के लिए अपनी सारी एनर्जी दे दी है और उसकी दादी रूफेंग की बाहों में मर जाती है। अब जैसे कि डिमॉन मरते नहीं है, वो अपने अगले जन्म के लिए चले जाते हैं, पर वो पिछली मेमोरीज को भूल जाते हैं। रूफेंग की मॉम भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपनी डिमॉन फॉर्म में आ जाती है। और ये सब कुछ चैंग के फादर यानी कि दिए देख लेते हैं। बट स्टिल उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसा प्रिटेंड करा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, और उनकी मॉम ने भी कभी उनको पता नहीं लगने दिया कि वो डिमॉन फैमिली से हैं। प्रेजेंट में चैंग के फादर उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम जिस ट्राइब से थी ना, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी एंड तुम्हारे पास भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। एंड वो साथ में ये भी बता देते हैं कि जो तुम्हारी छोटी बहन थी वो तुम्हारी सगी बहन नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये था कि सर्दियों में तुम्हारी मॉम गुम हो जाती थी और मैं बहुत अकेला फील करता था, मैं काफ़ी ड्रिंक करता था। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के एक नौकरानी ने तुम्हारी मम्मी की तरह तैयार होकर मेरे पास आई और मैं नशे में था और मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी एंड वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड लाइक कि मैं नशे में था और मुझे लगा कि वो तुम्हारी मॉम है। तो उस नौकरानी को लड़के होने की चाह थी, इसलिए उसने कुछ ऐसी दवाई खा ली जिसकी वजह से वो तो मर गई। एंड तुम्हारी मॉम ने अपनी पावर्स के थ्रू तुम्हारी छोटी बहन को बचाया था और तुम्हारी मॉम ने तुम में और तुम्हारी छोटी बहन में कभी कोई अंतर नहीं रखा। चैंग की मॉम लाइक कि बहुत अच्छी और दयालु थी, बट चैंग के फादर को आज तक अपनी उस गलती का गिल्ट था। एंड चैंग के फादर उसे बताते हैं, तुम्हें पता मैं शंघाई में क्यों शिफ्ट हुआ? बिकॉज तुम्हारी मम्मी हमेशा इसी शहर की बात करती रहती थी कि मुझे शंघाई जाना है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसका दूसरा जन्म हुआ होगा तो वो यही हुआ होगा। एंड मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने चाहता हूँ, इसलिए मैं तो यहीं रहूँगा। मिंग को भी पता था कि चैंग डिमॉन है, बट स्टिल वो उसके साथ रहना चूज़ करता है बिकॉज वो उसको बहुत प्यार करता है। मिंग का पुलिस वाला फ्रेंड ज़ुवू को फांसी से बचाने के लिए उसे मेंटल असाइलम में भेज देता है बिकॉज वो एक टाइम पे उसकी फ्रेंड रह चुकी थी, इसलिए। एंड ज़ुवू पुलिस वाले को बोलती है कि मेरे वकील फ्रेंड को बोल देना कि मुझे मेंटल असाइलम में मिलने आता रहे। मेंटल असाइलम में वकील डॉक्टर बनकर आता है और ज़ुवू को अपने साथ ले जाता है और एक मेकअप आर्टिस्ट से उन दोनों का फेस चेंज कर देता है, लाइक उसको नर्स का फेस दे देता है। एंड डिमॉन हंटर जिस ज़ुवू को अपने साथ लेके आए थे, उन्हें बाद में पता लगता है कि वो ज़ुवू है ही नहीं, वो तो नर्स है। और ज़ुवू का आशिक वो वकील, वो उस मेकअप आर्टिस्ट को जान से ही मार देता है बिकॉज उसी को ही पता था कि ज़ुवू को हम मेंटल असाइलम से यहाँ कैसे लाए हैं, अगर वही मर गया तो सबूत ही खत्म। लाइक इस ज़ुवू के कितने ही आशिक है, लाइक वकील से मक्खी नहीं मार होती, बट उसने ज़ुवू के लिए एक इंसान को मार दिया। एंड ज़ुवू भी इस बात को सोचते हुए काफ़ी हैरान हो जाती है, अगर मैं स्टार्टिंग में तुझे चूज़ करती तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। ज़ुवू वकील को बोलकर पूरी शंघाई में शोर डलवा देती है कि चैंग डिमॉन है। फिर क्या था, लोग चैंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं जिसकी वजह से चैंग थोड़ी हर्ट होती है। बट मिंग उसे बोलता है कि तू टेंशन मत ले, हम वापस से उसी गांव में चले जाएंगे और इस बार हम तेरे फादर को भी लेके जाएंगे साथ में। एंड दोनों जाकर चैंग के फादर को मनाते हैं और कैसे तैसे कर अपने साथ ट्रेन पर बिठा के लेके जा ही रहे होते हैं। बट इतने में वहाँ चैंग के फादर एक फूल बेचने वाली लड़की को देखते हैं जिसके कान में वही निशान था जो उसकी वाइफ के कान में था। एंड उन्हें समझ आ जाता है ये उनकी वाइफ का दूसरा जन्म है। एंड वो ट्रेन से यानी कि चलती हुई ट्रेन से उतर जाते हैं और मिंग यहाँ चैंग को संभालता है ट्रेन में एंड उसके लिए पानी लेने जाता है। बट इतने में वकील के आदमी चैंग को पानी देकर बेहोश कर अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। एंड जैसे ही मिंग उन्हें देखता है और चैंग को बचाने की कोशिश करता है, बट वो गुंडे शोर डाल देते हैं कि ट्रेन में बॉम्ब है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो चैंग को ले जाते हैं और वकील और ज़ुवू के सामने पिंजरे में चैंग को पेश करते हैं। एक्चुअली ज़ुवू का प्लान ये होता है कि वो चैंग को लेके फ्रांस एम्बेसी के पास जाएगी और हर जगह बताएगी कि ये एक डिमॉन है। और जब लोग चैंग में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो यार हद है, ये ज़ुवू कितनी बुरी है। यहाँ यूतोंग को शीत निद्रा में गए हुए 3 महीने हो गए होते हैं एंड उसका हेल्पर उसे बता रहा होता है कि चैंग ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया है। ये सुनते ही यूतोंग अपनी नींद से उठ जाता है एंड अपने हेल्पर पर गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तो उसको डांस स्टूडियो खोल के दिया था, तो वो उसने रेस्टोरेंट क्यों खोला है, लाइक चैंग किसी डेंजर में है। एंड यूतोंग वहाँ से चला जाता है और पहले जाकर मिंग को पकड़ता है और उस पर अपना गुस्सा निकालता है। और यहाँ कहीं ना कहीं मिंग भी अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था बिकॉज उसी के सामने वो चैंग को पकड़ के ले गए थे।
एंड यूतोंग फिर उसी डिमॉन गर्ल के पास जाता है एंड उसको बोलता है कि प्लीज़ चैंग को ढूंढ दे, मैं तेरी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर वो डिमॉन गर्ल भी काफ़ी हैरान होती है कि है मेरी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। एंड हमें पता लगता है कि वो डिमॉन गर्ल कोई और नहीं, सारे डिमॉन्स की रानी है। और वो डिमॉन किंग शहंगाई के सारे डिमॉन्स को ऑर्डर दे देती है कि वो चैंग को ढूंढे। देन डिमॉन क्वीन यूतोंग को बोलती है कि तू तो मेरे को घास देता नहीं था, इसलिए मैंने तेरी तरह दिखने वाले एक लड़के से प्यार किया और अब मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। एंड वो अपनी रिंग यूतोंग को पहना देती है और बोलती है कि अब से इस पूरे डिमॉन राज्य का तू ही किंग है। ना कहकर वो डिमॉन क्वीन उस लड़के के साथ चली जाती है। एंड यूतोंग को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज उसको अपनी आज़ादी से बहुत प्यार था, बट चैंग के लिए वो स्टिल डिमॉन किंग बन जाता है। यहाँ वकील को भी पता लग जाता है कि पुलिस वालों को उस पर शक हो गया बिकॉज पुलिस वाले उसके घर के बाहर ही थे एंड उस पर नज़र रख रहे थे। यहाँ वकील अपना आइडिया क्सुवू को बताता है। एक्चुअली ये वकील क्सुवू का एक आशिक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो वकील बोलता है उस मेकअप आर्टिस्ट की बॉडी मेरे पास है तो उसकी कल मैं एक शव यात्रा निकाल लूँगा जिसकी वजह से पुलिस वाले सारे हमारे पीछे आ जाएंगे, ये सोचते हुए कि उस कॉफिन में शायद चैंग होगी। और इस टाइम के दौरान तुम चैंग को लेकर फ्रांस एम्बेसी की तरफ निकल जाना। और यहाँ क्सुवू भी हैरान हो जाती है कि वकील उसकी इतनी हेल्प कर रहा है एंड वो अपनी बॉडी यहाँ पर वकील को ऑफर करती है और मिशू करने के लिए उसकी क्लोज होती है, बट वकील उसको रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि अगर तू मुझे प्यार ही नहीं करती तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और क्सुवू हंसते हुए वकील को पागल बोलते हैं कि वो इतना अच्छा मौका छोड़ रहा है। यहाँ पर तो मेरे को क्सुवू पे गुस्सा आ गया कि तू बेवकूफ़ है यार, अगर वकील जैसी सोच वाला लड़का मुझे मिल जाए जो मेरे लिए इतना पागलपन रखता हो, मैं तो उसे घर में लॉक कर दूंगी और बोलूँगी तू घर में रह बेटा, मैं कमा के लाती हूँ, तू ऐश कर। लाइक गेट बैक टू द स्टोरी। यहाँ पर वकील काफ़ी इमोशनल हो जाता है बिकॉज क्सुवू को उसका पूरा नाम तक पता नहीं था। नेक्स्ट डे वकील प्लान के अकॉर्डिंग अपने साथ आर्टिस्ट की डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है और यहाँ पुलिस वाले भी उसके पीछे जाने लग जाते हैं। एंड जैसे वो एक सुनसान सी जगह पर आते हैं पुलिस वाले उस वकील को रोकने लग जाते हैं, पर यहाँ पर वकील पुलिस वालों पर गोलियाँ चलाने लग जाता है और वकील के साथ जितने लोग थे और यहाँ पर काफ़ी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। मिंग भी यहाँ अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ फायरिंग कर रहा था और यहाँ पर वकील को पता था कि क्सुवू को ज़्यादा टाइम चाहिए फ्रांस एम्बेसी तक पहुंचने के लिए, इसीलिए वो अपने साथ बॉम्ब भी लाया था एंड वो अपने साथ साथ उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। लाइक कि वो क्सुवू के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और यहाँ पर मिंग चिल्ला उठता है बिकॉज उसे लगता है बैंक। तो फैमिली आप बताओ कि मिंग क्यों चिल्लाया? स्टोरी तो आप भी देख रहे हो। अगर आपको इसका लास्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।